स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत का फाइनेंशियल सेक्टर लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है और आरबीआई का जो डर था ना कि जो स्मॉल लोन होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो पूरा एक चेन रिएक्शन बनता जाएगा। कुछ वैसा ही इस समय लग रहा है। ये आप खबर देख सकते हो, MFI दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस नाउ एविडेंट, आरबीआई स्मॉल लोन फियर्स टर्निंग रियल। और इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, ये मुसीबत आई कैसे, पीछे का कारण क्या है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर स्टडी IQ की तरफ से। देखिए यूपीएससी ड्यूअल एज प्रोग्राम स्टडी IQ लेकर आया है। जैसे कि आपको पता होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपका काफी टाइम जाता है, साल 2 साल तो कम से कम आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो उसी जर्नी के दौरान आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकें, ये कोशिश अब स्टडी IQ कर रहा है। और इसी के तहत यहाँ पर जो अलग अलग कोर्सेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये आप अवेल कर सकते हो। स्टडी IQ पर लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें इन सभी कोर्सेज पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है ना, अच्छा मैं आपको आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंस लोन तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का जो एसेट क्वालिटी है वो काफी तेजी से डिटोरिएट हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि सितंबर क्वार्टर जो खत्म हुआ उसमें जो डाउटफुल लोन्स हैं उसका परसेंटेज 11.6% चला गया, विच इज 18 मंथ हाई। मैं आपको बताता हूं क्या। देखो जैसे मैं आपको पता ही है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग बैंक्स हो गए, NBFCs हो गए, वो लोन देते रहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो उन्होंने 100 रुपए लोन दिया तो क्या पूरा का पूरा 100 रुपए उनके पास आता है? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसमें से एक दो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया होगा, तो हो सकता है उनको 95 रुपीज वापस आए और 5 रुपए डिफॉल्ट हो जाता है। तो यहां पर क्या है, उसको अलग अलग कैटेगरीज में डाला जाता है जो डिफॉल्ट होता जाता है। आपने अक्सर NPA के बारे में सुना होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या फिर इसको बैड लोन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें डेफिनेशन है कि मान लो अगर बैंक को 90 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल नहीं आया तो उस लोन को यहां पर बैड लोन माना जाता है, NPA माना जाता है, राइट। जैसे कि मान लो अगर SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपए किसी को लोन दिया था और 90 दिन तक उस व्यक्ति ने ना तो कोई इंटरेस्ट दिया है ना तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, तो यहां पर उसको NPA में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए वो 12 महीने तक NPA बना रहा, मतलब 90 दिन के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा और 12 महीने तक यहां पर वो NPA बना रहा, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। फिर मान लीजिए अगर वो 12 महीने के बाद भी पैसा नहीं आया बैंक के पास, तब उसको डाउटफुल एसेट कहते हैं। डाउटफुल मतलब पता नहीं वो पैसा वापस लौटाएंगे कि नहीं। और जब बैंक ये मानकर चलती है कि जो पैसा उन्होंने दिया था वो किसी कीमत पर वापस नहीं आएगा, तो उस केस में इसको लॉस एसेट मान लिया जाता है कि SBI ने 1 लाख रुपए दिया, अब वो व्यक्ति दे ही नहीं रहा है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है मिलना, ठीक है, तो उसको लॉस एसेट मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो मैं आपको बता रहा था ना, जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो डाउटफुल एसेट है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज डाउटफुल एसेट। तो डाउटफुल जो लोन्स हैं वो 11.6% चला गया। जस्ट इमेजिन, मतलब इन्होंने 100 रुपए जो दिया था उसमें से 11.6 रुपीज वो डाउटफुल लोन्स की तरफ चला गया है, विच इज अगेन वेरी वेरी हाई। और आप देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि जो बैड एसेट्स हैं, मतलब जो NPA है, वो भी लगभग 1.4% बढ़ा है पिछले 3 महीने में, मतलब सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था। खैर क्वेश्चन अब यहां पर ये आता है जो मैं आपको बोल रहा था कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स का मतलब क्या होता है। हम जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए आप घर ले रहे हो, आप 50 लाख रुपए उसके लिए लोन ले रहे हो, तो वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर नहीं आएगा। माइक्रो फाइनेंस लोन वो कहते हैं जब यहां पर कोलैटरल फ्री क्रेडिट दिया जाता है बाय बैंक्स और NBFC टू लो इनकम हाउस होल्ड, मतलब ऐसे घरों को लोन दिया जाता है व्यक्तियों को जिनकी सालाना इनकम लेस देन 3 लाख है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर कोलैटरल फ्री क्रेडिट मतलब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत एसेट होगा, जमीन जायदाद होगी, तो यहां पर 3 लाख रुपए से कम उसकी इनकम है और बिना किसी एसेट के बस उसको लोन दे दिया जा रहा है। मान लो 25,000 रुपए दे दिया गया पर्सनल खर्च के लिए, शादी हो गया, कुछ ऐसा है, तो इस तरह के जो लोन दिए जा रहे हैं और वो भी पैसा बैंक रिकवर नहीं कर पा रही है, राइट। और ज्यादातर बेनिफिशियरीज अगर आप देखोगे ना तो इसमें महिलाएं काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती हैं। तो बताया अभी ये गया है कि यहां पर कहीं ना कहीं ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो छोटे छोटे लोन देते हैं,
वो कहीं न कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन दे दिया था रिसेंटली, और रिसेंटली आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे बैंकों का नाम सामने आ रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड, आरबीएल। तो इन लोगों का पैसा वापस नहीं आता हुआ दिख रहा। ख़ैर यहाँ पर आरबीआई ने पहले ही वार्निंग दी थी। इनफैक्ट आरबीआई क्या, गवर्नमेंट भी ये कई बार-बार बोल रही थी, कंसर्न्स रेज़ कर रही थी पिछले कुछ महीने से कि यहाँ पर इसमें स्ट्रेस दिख सकता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ इंडसइंड बैंक का। यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया ना, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, वो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट हुआ है। आप समझिए इनका जितना भी प्रॉफ़िट हुआ था, अक्टूबर का लास्ट वीक में जो अर्निंग्स इन्होंने डिक्लेयर की, उसमें जो प्रॉफ़िट डिक्लेयर इन्होंने किया है, उसमें से लगभग 20% प्रॉफ़िट ऐसे ही खत्म हो गया बिकॉज़ ऑफ दीज़ प्रॉब्लम्स। समझिए आप। और इनफैक्ट मैं आपको कुछ चार्ट में दिखाता हूँ कि अलग-अलग बैंकों की क्या स्थिति है। जैसे कि कुछ प्राइवेट बैंक्स होते हैं, तो वो जो यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, इसमें आप देख सकते हो इनका जो एनपीए है वो 12.1% चला गया है। ठीक है? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह अलग-अलग हैं, तो इनका तो सबसे हाईएस्ट है, इट इज़ 15.3%। ये एनपीए की मैं बात कर रहा हूँ। और कुछ होते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, एनबीएफसी जिसको कहा जाता है, जैसे बजाज हाउसिंग, बजाज फाइनेंस आपने सुना होगा, राइट? तो ये 13.4% है। फिर इसके अलावा कुछ एनबीएफसी ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस में ही डील करती हैं, तो उनका बैड लोन्स लगभग 8.5% है। और बाकी भी कई सारे नॉट फॉर प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनका तो बैड लोन मतलब आसमान छू गया है, 37.4%। जस्ट इमेजिन। तो मतलब कहने का मतलब ये था मेरा कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काफी स्ट्रेस गुजर रहा है। हाँ, जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं आपने देखा होगा, उसमें कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं आई है। यहाँ पर बड़े लोन्स, जो होम लोन, कार लोन, जो बड़े बड़े बिजनेसेस को दिए जाते हैं, इनका एनपीए घटते घटते 2.8% पर हो गया है। ये भी पहले काफी ज्यादा था, इसको लेकर भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था। अगर आपको याद हो, रघुराम राजन जी के समय से अगर आप देखोगे तो बार बार ये कहा जाता था कि भारत में जो बैड लोन्स की संख्या, एनपीए की संख्या है, वो डबल डिजिट में चली गई है। वो अब कम होकर 2.8% हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर जो स्मॉल लोन्स हैं, उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसमें ही क्यों दिक्कत है? जो बॉटम ऑफ पिरामिड में जो लोग हैं, जो छोटे छोटे लोन्स ले रहे हैं, वो पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कि उनका एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं हो रहा हो, पैसे की इनकम नहीं हो रही हो, रूरल एरियाज में काफी डिस्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि इस तरह के ज्यादातर लोन रूरल एरियाज में काफी लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक बूम आया था यहाँ पर माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। 2022 में आरबीआई ने क्या किया था, इस सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया था। मतलब ये कहा, पहले क्या होता था कि बहुत कंट्रोल होता था आरबीआई का, कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस जो लोन दिया जाता है, बहुत संभल के देना चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा आप लोन नहीं दे सकते, इंटरेस्ट भी आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, आप गरीब व्यक्ति को, किसी को लोन दे रहे हो और आप उस पे ऊपर 15% 20% लोन इंटरेस्ट रेट लगाओगे, तो वो कहाँ से वापस दे पाएगा? लेकिन क्या होता है, अचानक से 2022 में आरबीआई ने कहा कि नहीं, हम उसको बहुत कंट्रोल नहीं करेंगे, मार्केट पर ही वो छोड़ देंगे, जिसको जैसे करना है। हाँ, इसमें ये चीज है कि मंथली जो रीपेमेंट होगा, वो बोरोवर की इनकम का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बस एक कंडीशन लगा दी। लेकिन डीरेगुलेशन करने से अब देखिए क्या हुआ, यहां पर जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, ये जो छोटे छोटे लोन देना जब इन्होंने स्टार्ट किया ना, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगाना चार्ज कर दिया। कुछ कुछ तो 20%, 25% तक इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि आपको पता ही है, यहां पर कोई अमीर व्यक्ति अगर जाता है बैंक के पास लोन लेने, तो उसको कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और कोई गरीब व्यक्ति जाएगा तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, तो बैंक ये कहता है कि हम आपके ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यही चीज है। तो यहां पर जिस तरह से इन्होंने लगाना स्टार्ट किया इंटरेस्ट रेट, इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिफॉल्ट देखने को मिला, और बाद में जाकर आरबीआई यहां पर जागी। आरबीआई ने इस चीज को रोका, अभी रिसेंटली आरबीआई ने इस चीज को रोका है और कहा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है आपके द्वारा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अब देखो, मैं कहीं ना कहीं आरबीआई की भी गलती मानूंगा, क्योंकि आरबीआई पहले तो अलाउ कर देती है, उसको देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि वो कैसे इस चीज को मार्केट पर ही छोड़ देगी। और इसीलिए पूरा ये डिसबैलेंस हुआ है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण है। बाकी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली पिछले साल आपको याद होगा, एल नीनो का साल था पूरा, जिसमें यहाँ पर फार्मर्स की इतनी इनकम नहीं हो पाई। एग्रीकल्चर ग्रोथ आप देखिए 4% से गिरकर 1.8% हो गया। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा, इनकम नहीं होगी, लोग क्या करेंगे? लोन लेंगे अपना घर चलाने के लिए। तो इन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया और उल्टा वो वापस नहीं कर पाए। तो ये पूरा प्रॉब्लम हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी को देखते हुए यहां पर आरबीआई ने क्या किया,
4 जो एनबीएफसीज हैं उनके ऊपर एक तरह से रोक लगा दी कि आप और लोन नहीं दे सकते, जैसे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह के 4 है, नवी फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। इनको बोला गया 21 अक्टूबर से कि आप कोई भी लोन सैंक्शंस नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये रिसेंटली जो डिसीजन लिया गया है और क्या चल रहा है इस समय। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इन कॉन्टेक्स्ट विद करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया, कौन यहाँ पर जो कॉइनेज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, कौन उसको मैनेज करता है, कॉइनेज जो हमारे देश में अंदर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन किसी कोर्स के साथ करना चाहते हैं, चाहे वो एमकॉम हो या फिर एमए इन पॉलिटिकल साइंस हो, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको पता ही है कि आज के डेट में यहाँ पर आप कोई ऑप्शनल भी लेना होता है यूपीएससी के अंदर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लेते हो तो उसके साथ साथ एमए भी कर सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है। यू कैन जस्ट चेक आउट द कोर्स थ्रू द लिंक एंड यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।